प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को फ्रांस की क्रांति के बारे में बताएंगे। आप पहला पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें आप फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको फ्रांस की दशा के बारे में बताया कि फ्रांस की स्थिति क्या थी और फ्रांस में कैसे लुई 16वां अपना शासन प्रारंभ किया था। आइए एक बार फिर से उसी को दोहराते हुए, आप जानते हैं कि 1774 ईस्वी में लुई 16वां जो कि फ्रांस का सम्राट बना, जिस समय वह फ्रांस का सम्राट बना उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। वहां की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लुई 16वां का राजकोष रिक्त हो गया था और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एनोएंट के साथ हुआ था। उसके शासन पर मेरी एंटोइनेट का प्रभाव विशेष रूप से था। वह अत्यधिक विलासी प्रकृति का शासक था, धन को विलासिता पर बहुत अधिक खर्च कर रहा था। इसके अलावा फ्रांस का इंग्लैंड से युद्ध होने के कारण वहां भी अत्यधिक धन व्यय हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे या फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। आइए पहला कारण देखते हैं कि राजनीतिक कारण। फ्रांस में क्रांति का जो पहला कारण है वह है राजनीतिक कारण, यानी राजतंत्रीय व्यवस्था जो थी वह व्यवस्था कैसी थी। जिसका पहला पॉइंट है निरंकुश राजा। फ्रांस का जो सम्राट था वह निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, अर्थात उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। राजा स्वेच्छाचारी होने पर अपनी मनमानी करता था, अपने अनुसार नए नए नियम बनाता था, नए नए कानूनों का निर्माण करता था। उसके नियमों से, उसके कानूनों से वहां की जनता प्रभावित होती थी। तो ये राजा की स्वेच्छाचारिता, राजा की निरंकुशता फ्रांस की क्रांति का कारण बनता है। दूसरा पॉइंट इसमें है असमान एवं अनिश्चित कानून। फ्रांस का जो कानून था, फ्रांस में जो नियम बने हुए थे वो असमान बने हुए थे, लोगों के लिए एक जैसा नहीं था। क्योंकि फ्रांस में जो कुलीन वर्ग था और जो पादरी वर्ग था, ये वर्ग टैक्स से फ्री थे, इनको टैक्स नहीं देना होता था, ये पूरी तरह से कर मुक्त थे। और वही किसानों को, मजदूरों को, गरीब जनता को टैक्स देना होता था। या जो उच्च पद होते थे उन उच्च पदों पर कुलीन वर्ग के लोग नियुक्त किए जाते थे, जहां गरीब लोगों को अवसर नहीं मिलता था। तो इस तरह से फ्रांस का जो कानून बना हुआ था वो असमान था। ये असमानता लोगों के मन में राजा के प्रति घृणा का भाव पैदा करती थी, जिसके कारण फ्रांस की जनता क्रांति करने के लिए विवश हुई। दूसरा बिंदु आइए देखते हैं आर्थिक कारण।
फ्रांस की क्रांति का दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आप जानते हैं कि फ्रांस का राजकोष रिक्त हो चुका था। इसके बाद भी राजा धन अपने शान शौकत के लिए पानी की तरह बहाता था और राजा को यह ज्ञान नहीं था कि हमारी प्रजा का जनजीवन कैसा है, लोग किस प्रकार से जी रहे हैं। उनकी वास्तविक स्थिति से परे राजा अपने शान शौकत पर बहुत धन खर्च करता था। ये आर्थिक कारण, धन इकट्ठा करने के लिए राजा लोगों पर टैक्स लगाता था और वहां की जनता उस कर से कर तले दबी जा रही थी। तो ये आर्थिक कारण फ्रांस की क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा कारण है सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति का तीसरा महत्वपूर्ण कारण सामाजिक कारण है। आप जानते हैं कि फ्रांस का समाज मूल रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। इसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनका जीवन अत्यंत वैभव विलास का जीवन था। ये बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते थे क्योंकि इनके पास धन की कमी नहीं थी। वहीं तीसरा वर्ग, जिसमें जनसाधारण वर्ग आता है, यह जनसाधारण वर्ग में भी एक मध्यम वर्ग था जिसमें अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या बड़े व्यवसायी, ये लोग, इनका जीवन भी बेहतर था। लेकिन इसमें जो गरीब किसान था, भूमिहीन श्रमिक थे, दिहाड़ी करने वाले मजदूर थे, इनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। और ये वर्ग अपनी उपज का ज्यादा हिस्सा, एक किसान अपनी उपज का ज्यादा हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में दे रहे थे। इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इनकी दशा बहुत ही खराब थी। तो इससे जो प्रबुद्ध वर्ग हुआ, वो वर्ग राजा के इन अधिकारों का खंडन करने का प्रयास किया कि राजा को इतना अधिक टैक्स नहीं लेना चाहिए, या राजा को जो दैवीय अधिकार मिला हुआ है वो अपने दैवीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोगों पर मनमानी करता था। तो ये प्रबुद्ध वर्ग राजा के इन अधिकारों का विरोध किया। तो ये सामाजिक कारण भी फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण रहा। इसके बाद आप चौथा बिंदु देखेंगे, दार्शनिकों एवं लेखकों के विचारों का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि दार्शनिकों एवं लेखकों के विचारों का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति में मुख्य रूप से रूसो, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की, मॉन्टेस्क्यू, जिसने द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना की, इन लोगों ने
राजा के दैवी अधिकारों का खंडन किया। सामाजिक समझौता ने रूसों ने एक सिद्धांत दिया कि राजा जनता पर अत्याचार न करे। वो जो भी शासन करता है उसके लिए एक व्यवस्थापिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए, जिसके सहयोग से राजा शासन करे। तो इस तरह से दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय, बंधुत्व के विचारों से लोगों को प्रेरित किया, लोगों के अंदर स्वतंत्रता का भाव पैदा करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से यह दार्शनिकों एवं लेखकों का जो विचार है, दार्शनिकों ने जो लोगों को दिशा दी, वह भी फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण बना। और अंतिम बिंदु है जिसके तहत फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हुई, यानी फ्रांस का क्रांति का तात्कालिक कारण, फ्रांस में क्रांति कैसे हो गई। अर्थात आपको पहले ही बताया गया कि फ्रांस का राजकोष रिक्त था, इसलिए लुई 16वां ने जो फ्रांस की प्राचीन संसद थी, जिसे स्टेट्स जनरल कहा जाता था, उसकी एक बैठक बुलाई। 5 जून 1789 को उसने स्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में तीनों स्टेट्स हिस्सा लेते थे। और अब तक जो उसके नियम थे कि तीनों स्टेट्स से एक एक मत लोग देते और उसके आधार पर कोई निर्णय लिया जाता था। लेकिन अब तृतीय स्टेट्स अर्थात जनसाधारण वर्ग, उसने हर व्यक्ति को एक मत देने की मांग की कि प्रत्येक नागरिक एक मत देगा। इसे लुई 16वां ने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि हम तृतीय वर्ग को बैठक में सम्मिलित नहीं करेंगे या सबको एक मत देने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके लिए सदन से, तृतीय कोर्ट से सभी लोग बाहर हो गए। तीसरा सदन बाहर होते ही बाहर जाकर टेनिस कोर्ट ने एक शपथ लिया कि हम अपने लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे और हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमारे लिए संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से ये तात्कालिक कारण जो है फ्रांस की क्रांति का रहा और इसमें तृतीय सदन अपने लिए संविधान निर्माण की मांग करता रहा और 14 जुलाई 1789 को बास्तील दुर्ग पर वहां की जनता ने आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई।